नमस्कार दोस्तों। कुछ साल पहले 2 साल पहले ऑलमोस्ट मैंने पेट्रोलियम रिफाइनरी के ओवरव्यू के ऊपर एक वीडियो लेक्चर सीरीज बनाया था, जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। उस लेक्चर सीरीज का जो लास्ट पार्ट था, जिसमें मैंने कैटलिस्ट के बारे में बताया था, वो उसमें मैंने एफसीसी कैटलिस्ट को कवर नहीं किया था। तो इसलिए बीच बीच में कमेंट आता रहता था कि सर एफसीसी कैटलिस्ट को भी कवर कर दीजिए। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली एफसीसी के कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि एफसीसी कैटलिस्ट बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इस पे बहुत सारे बुक लिखे गए हैं सिर्फ एफसीसी कैटलिस्ट के ऊपर। मैं खुद भी एफसीसी में 6 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी एफसीसी कैटलिस्ट के बारे में बहुत कुछ आइडिया है। लेकिन अभी उस सभी को मैं एक वीडियो में बनाने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सबके काम की भी नहीं रहेगी। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही कंसाइज रखेंगे, बहुत सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, ताकि इवन जो कॉलेज में स्टूडेंट हैं या फिर जो डिप्लोमा लेवल के हैं, वे लोगों को भी ये वीडियो समझ में आ जाए। ठीक है, ऑब्वियसली मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को नहीं कवर कर पाऊँगा इस वीडियो में। देखते हैं कि लेकिन फिर भी जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एफसीसी कैटलिस्ट से रिलेटेड, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एफसीसी कैटलिस्ट के बारे में बात करने से पहले ये बता दूं कि एफसीसी कैटलिस्ट जो है वो बेसिकली, ऐसे तो बोलने के लिए लोग बोलते हैं कि जियोलाइट एफसीसी का कैटलिस्ट है, लेकिन एक्चुअली एफसीसी का कैटलिस्ट 4 पार्ट से बना होता है। उसमें जियोलाइट भी होता है, उसमें मैट्रिक्स भी होता है, क्ले भी होता है, और ये तीनों को बाइंड करने के लिए एक बाइंडर भी होता है। तो बेसिकली एफसीसी का कैटलिस्ट जो है उसको अगर आप देखा जाए तो एफसीसी का कैटलिस्ट जो है उसमें जियोलाइट रहता है अराउंड, अब डिपेंडिंग ऑन कैटलिस्ट कंपोजिशन, कहीं पे 20%, 30%, कहीं पे 50% तक जियोलाइट रहता है। फिर मैट्रिक्स रहता है। इसके अलावा इसका भी एक अलग फंक्शन है एफसीसी कैटलिस्ट में। इसके अलावा क्ले रहता है, इसका एक अलग फंक्शन है। ठीक है, जिसको फिलर भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत जगह पे इसको फिलर लिखा रहता है। तो एफसीसी कैटलिस्ट में फिलर, जियोलाइट, मैट्रिक्स और लास्ट चीज़ है बाइंडर। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटिव्स। तो एडिटिव्स जो है वो एफसीसी कैटलिस्ट का पार्ट नहीं है। हाँ, एफसीसी में अलग से ऐड करते हैं, एक अलग टाइप का कैटलिस्ट है जो एफसीसी कैटलिस्ट को हेल्प करता है फर्दर रिएक्शन को चेंज करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। अलग अलग जगह पे अलग अलग एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। तो एडिटिव्स भी क्या है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बट सबसे पहले इसका एफसीसी का मेन कंस्टिट्यूएंट दैट इज जियोलाइट के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जियोलाइट जो है ना वो क्रिस्टलाइन सिलिका एल्यूमिना है, और पहले जो एफसीसी में यूज करते थे, पहले एमोफस सिलिका एल्यूमिना यूज करते थे, लेकिन अगर वही क्रिस्टलाइन सिलिका एल्यूमिना हो जाए तो उसको जियोलाइट भी बोलते हैं। अब ये जियोलाइट को मोलिकुलर सीप भी केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत जगह पढ़ाया जाता है। बेसिकली है क्या, इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली टेट्राहेड्रा है और सिलिका एल्यूमिना दोनों। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिलिकॉन जो है यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि एल्युमिनियम पर आपको ध्यान दीजिएगा तो एल्युमिनियम तो एक्चुअली में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अगर एल्युमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इसका मतलब इफेक्टिवली उस पर एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस पे अगर नेगेटिव चार्ज को बैलेंस अगर सोडियम प्लस से के थ्रू किया जाए तो ऐसे जियोलाइट को Na जियोलाइट बोलते हैं, Na जियोलाइट। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि सोडियम जो है ना, जियोलाइट में हाइड्रोथर्मल स्टेबिलिटी का इशू हो जाता है सोडियम होने से, और सोडियम एक बेस है तो वो भी इशू करता है। इसके बारे में हम लोग बाद में आगे बात करेंगे। बट इतना जानिए कि सोडियम जियोलाइट के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, इसीलिए Na+ को रिप्लेस कर दिया गया NH4+ से, और NH4+ से अगर रिप्लेस कर दिया गया और फिर उसमें से अगर एमोनिया बाहर आ जाए तो जो जियोलाइट बनता है उसको HY जियोलाइट बनते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये HY जियोलाइट है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली एल्युमिनियम पे जो नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस किया गया है H+ से। ठीक है, अब ये जो HY जियोलाइट है, इसका खास बात ये है कि अगर चूंकि इस पे H+ है तो इसका मतलब ये जो है ना ब्रॉन्स्टेड एसिड जैसा बिहेव करेगा। अब ध्यान दीजिए, कैटलिटिक प्रॉपर्टी कहाँ से आ रहा है वो समझिए। कैटलिटिक प्रॉपर्टी इसका जो एसिड नेचर है उससे आ रहा है। जैसे HF है तो H2SO4 है, ये सब एसिड की तरह एसिड है और ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, जैसे अल्काइलेशन यूनिट में काम आता है। उसी तरह जियोलाइट भी है ना, वो भी एक मॉडरेट टाइप का एसिड हो गया, क्योंकि इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि H+ आयन जो
आयन है वो किसी को प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर प्रोवाइड कर सकता है तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए, हाई टेम्परेचर पे क्या होता क्या है, अगर यही कैटलिस्ट अगर हाई टेम्परेचर पर जाए तो क्या होता है कि आसपास के 2 H और एक ऑक्सीजन लेके इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो अगर ऐसे डिहाइड्रेशन हो गया तो आप ध्यान दीजिए कि इस तरह से बॉन्ड ब्रेकेज हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया सिलिकॉन के ऊपर। अब सिलिकॉन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आया है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए ताकि इसका चार्ज बैलेंस हो। तो इसका मतलब ये लुईस एसिड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जियोलाइट जो है ना, नॉर्मल स्टेट में HO जियोलाइट ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव करता है, बट एट हाई टेम्परेचर पे ये लुईस एसिड की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, और यही दोनों इसकी प्रॉपर्टी है ना। इस यहाँ पे इसी रिएक्शन को देखिए, डिहाइड्रेशन रिएक्शन को कैसे दिखाया गया है कि ये हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे, ये हाई टेम्परेचर पे ये इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा और ये लुईस एसिड साइट बन जाएगा। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी है ना, जियोलाइट को कैटालिटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। कैसे समझते हैं नेक्स्ट वीक में। अब यहाँ पे देखिए कि जियोलाइट है, अब जियोलाइट में ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव कर सकता है क्योंकि H+ ये डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, और ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। अब इसी वजह से अब देखिए, अगर कोई भी ओलिफिन्स है अगर आपके फीड में हाई टेम्परेचर में, अगर उसको H+ दे दिया जाए तो एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, या फिर अगर ओलिफिन ना हो के एल्केन ही है, जैसे यहाँ इस केस में देखा जाए तो एल्केन है, तो एल्केन ही है, उस केस में देखा जाए तो अगर एल्केन में अगर इसको इससे H- करके निकाल लिया, खींच लिया लुईस एसिड साइड, तो भी कार्बोकैटायन बन जाएगा। और एक बार अगर कार्बोकैटायन बन गया ना तो सीरीज ऑफ रिएक्शन चालू हो जाएंगी, क्योंकि पता है कि कार्बोकैटायन जो है वो टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। ये सब केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े ही है। तो इसका मतलब कार्बोकैटायन बन जाएगा तो रीअरेंज भी होगा, टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा, और फाइनली वो कार्बोकैटायन एक हाइड्रोजन ले करके अगर वो वापस ओलिफिन्स या पैराफिन्स बनता है तो आइसोमराइजेशन हो गया। तो इसका मतलब FCC में आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है। वेरी सिंपल, मतलब देखिए आप लॉजिक से केमिस्ट्री समझ जाएंगे तो बहुत इजी है समझना कि जियोलाइट में एसिडिटी है, इसलिए ओलिफिन्स के थ्रू भी कार्बोकैटायन बन सकता है या पैराफिन्स के थ्रू भी कार्बोकैटायन बन सकता है। और ओलिफिन्स और पैराफिन्स से कार्बोकैटायन जब वंस कार्बोकैटायन बन गया तो रीअरेंज हो सकता है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो सकता है। सेकेंड, आप यहाँ पे देखिए एक कार्बोकैटायन बन गया है, वो कैसे बना है, दोनों ही तरीके से बन सकता है, ओलिफिन या पैराफिन से। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये जो कार्बोकैटायन है जहाँ पे प्लस चार्ज होता है, उसका जो बीटा बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है। ये सभी केमिस्ट्री का पार्ट है जो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 12th में। तो यानी बीटा बॉन्ड मतलब ये पहला बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड, ये वाला दूसरा बॉन्ड वीक है इस तरह प्लस चार्ज से, तो प्लस चार्ज के सामने से ये दूसरा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड वीक है, तो उसी तरह ये पहला और ये दूसरा, ये वाला बॉन्ड भी वीक है। तो अब इसका मतलब जो है ना, जो बॉन्ड वीक है वो टूट सकता है। इसका मतलब अगर इस साइड से टूट गया तो इस साइड से टूट गया तो ये बन गया, ये R+ हो जाएगा और ये ओलिफिन्स बन गया। तो ध्यान दे रहे हैं, देखे कि नहीं, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक होकर 2 भाग में डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्रैकिंग रिएक्शन हो सकता है। इन द सेम वे अगर यहाँ से इस साइड वाला बॉन्ड टूटा, सॉरी इस साइड वाला अगर बॉन्ड टूटा है, ये वाला जो बॉन्ड टूटा है, अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो क्या होगा, ये देखिए RCH2+ बनेगा और इसके अलावा एक और ओलिफिन बन गया। तो इसका मतलब 2 चीज़ें आपको समझ में आ रहा है कि जियोलाइट होने से आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी होगा और बीटा सीजन के थ्रू क्रैकिंग रिएक्शन भी होगा, और क्रैकिंग रिएक्शन से ओलिफिन्स बनेगा। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखिए कि कैसे कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को प्रोसीड करा रहा है। ठीक है, तो अब ये 2 चीज़ें हम समझ गए कि जियोलाइट है और उसका क्या पर्पस है, कैसे काम कर रहा है। ये समझने के बाद अब थोड़ा फर्दर जियोलाइट के प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ समझिए, जो कैटलिस्ट जो होता है ना वो बहुत फाइन पाउडर जैसा होता है, और जिस बेसिकली हम लोग को जो दिखता है ना वो सैंड जैसा दिखता है। वाइट कलर का जो सैंड आपने देखा होगा ना, वो एग्जैक्टली वैसे ही दिखता है कैटलिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा गया है। जियोलाइट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी, क्योंकि जियोलाइट के थ्रू कार्बोकैटायन बनता है और फर्दर रिएक्शन होता है। जियोलाइट कैटलिस्ट में 15 से 50% तक हो सकता है। इसके अलावा ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है एल्यूमिनोसिलिकेट का, और जो स्ट्रक्चर है वो देखिए केज लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे केज है गुफा टाइप का, उस तरह से दिखता है। इसके अलावा सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम ज्वाइंट बाय ऑक्सीजन के ब्रिजेस से ज्वाइन किया गया, ये इसका इंपॉर्टेंट बात। अब इसके बाद जियोलाइट का जो खासियत है ना कि इसमें सेलेक्टिविटी होती है। एक तो एक्टिविटी हो गई
वो तो हम समझ गए। सेलेक्टिविटी भी है। सेलेक्टिविटी क्या है कि इसका पोर का साइज है ना वो बहुत छोटा होता है, अराउंड 8 एंगस्ट्रम पोर साइज होता है। अगर 8 एंगस्ट्रम पोर साइज है, इसका मतलब यह है कि सारे मॉलिक्यूल्स तो इसमें घुस नहीं सकते, सेलेक्टिविटी है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर शेप भी बोलते हैं। और ये चूँकि पोर साइज बहुत छोटा है इसलिए सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है, और इस तरह से इसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। अब एक और चीज़ समझते हैं। अगर आपने ये बात समझ लिया होगा, तो यहाँ तक अगर समझ लिया तो ये बात तो समझ में आ ही गया होगा कि एल्युमिनियम जो है वो कैटलिस्ट को एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। बिकॉज एल्युमिनियम पे जो है वो एल्युमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसकी वजह से एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है, इसलिए उसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए H हाइड्रोजन आ रहा है, और हाइड्रोजन जो है H ब्रोंस्टेड एसिड साइड की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर हाई टेम्परेचर पे भी जो लुईस एसिड भी बन रहा है, वो भी आपने अगर मैकेनिज्म ठीक से देख लिया तो वो भी देखिए एल्युमिनियम की वजह से ही हो रहा है। इसका मतलब एल्युमिनियम जो है वो ही एसिडिटी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने की बात है। समझने की बात है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखिएगा तो ये देखिएगा कि एल्युमिनियम प्लस Al3+ का साइज जो है वो ज़्यादा होता है Si4+ पे। आप ये सिंपल सा 11th क्लास का केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि अगर एल्युमिनियम ज़्यादा होगा अगर जियोलाइट में, तो इसका मतलब जो जियोलाइट चूँकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और उसका यूनिट सेल जो है वो यूनिट सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, तो यूनिट सेल का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम ज़्यादा है और एल्युमिनियम आयन का साइज ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर यूनिट सेल साइज जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जियोलाइट का, उसको अगर समझिए तो देखिए ये क्या है, less aluminum in the crystal, reduction in unit cell size. This point should be very important. इसके अलावा दूसरा बात कि अगर नॉर्मल बात करा जाए कि फ्रेश वाई जियोलाइट है, वाई जियोलाइट क्यों बोलते हैं, एक्स जियोलाइट क्या होता है, इसके बारे में हम अभी बात कर लेंगे। बट जनरली वाई जियोलाइट जो होता है उसके एक यूनिट सेल में करीब करीब 192 सिलिकॉन एटम होता है और करीब करीब 55 एल्युमिनियम एटम होता है। सॉरी, 192 टोटल होता है, जिसमें 137 सिलिकॉन एटम होता है और 55 एल्युमिनियम एटम होता है। बट दिक्कत क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे एल्युमिनियम जो है वो बहुत सारे एल्युमिनियम जो है बाहर निकल जाते हैं, डी एल्यूमिनेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से एल्युमिनियम कम हो जाता है। तो ये जो FCC रीजनरेटर जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे डी एल्यूमिनेशन हो जाता है, और इसकी वजह से एल्युमिनियम निकल गया तो यूनिट सेल साइज कम हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम 3+ का साइज ज़्यादा रहता है। अब इसलिए अगर आप देखिए फ्रेश वाई जियोलाइट देखा जाए तो उसका यूनिट सेल साइज 24.40 एंगस्ट्रॉम है, जबकि आप देखिए यहाँ पे जो रीजनरेटर के बाद जो आया है उसका यूनिट सेल साइज कम हो गया है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है, 24.40 से 24.20, और इसी से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। रिएक्शन के बारे में बात करते हैं डिटेल में, बट इसके पहले थोड़ा समझते हैं ये डी एल्यूमिनेशन रिएक्शन होता क्या। ठीक है, डी एल्यूमिनेशन को समझने के लिए ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए ये तो हम लोग समझे ही थे कि लुईस एसिड साइट कैसे बनता है। अब इसमें यहाँ पे लुईस एसिड साइट में यहाँ पे जो ये एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया था, उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यही है ALO+ जाके वहाँ पे चढ़ जाए ना, तो ये हाई टेम्परेचर पे, तो ये जो स्ट्रक्चर बना, इससे देखिए एल्युमिनियम जो है ना इस स्ट्रक्चर से एक गायब हो गया, क्योंकि ALO+ ब्रेक हो गया ना, तो इस तरह से इस जियोलाइट स्ट्रक्चर से तो एल्युमिनियम कम हो गया। और इस तरह से जो स्पीसीज बनता है उसको एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क एल्युमिनियम स्पीसीज बोलते हैं, ALO+ को, और इसकी वजह से एल्युमिनियम जो है जियोलाइट में कम हो जाता है। एल्युमिनियम जियोलाइट में कम हो गया तो इसका मतलब एक्टिविटी कम हो गई। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। अब इसके पहले ये चीज़ समझ लें कि यूनिट सेल साइज की जो बात कर रहे थे, यूनिट सेल साइज का क्या क्या इम्पैक्ट है। पहला तो है कि एल्युमिनियम कम है तो यूनिट सेल साइज कम है। दूसरा एक और चीज़ है, एक तो एल्युमिनियम एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम अगर एल्युमिनियम जो है ना अगर दूर दूर रहे, मतलब दूर दूर रहता है, तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड साइट इंक्रीजेज बाय द एक्सटेंट ऑफ देयर आइसोलेशन फ्रॉम नेबरिंग एसिड साइट। जितना दूर रहेंगे उतना स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो इसलिए यूनिट सेल साइज अगर कम होगा, यानी एल्युमिनियम बहुत कम है, यानी एल्युमिनियम एक दूसरे से दूरी पे है, तो एसिड साइड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा अगर एसिड साइड पास में है तो ये डीस्टेबलाइजेशन ऑफ जियोलाइट के स्ट्रक्चर को डीस्टेबलाइज कर देता है। कैसे, उसके बारे में हम लोग अभी देखे ही कि डी एल्यूमिनेशन रिएक्शन हो जाता है।
ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को समझने के बाद हम यहाँ पे देखिए इसको समराइज कर रहे हैं। समराइज ये क्या है, हाई टेम्परेचर पे और स्टीम पे डी एल्यूमिनेशन होता है जियोलाइट का, जिससे EFL स्पेसीज बनता है। इसके कारण यूनिट का सेल साइज घट जाता है। ये चूँकि एसिड साइड का स्ट्रेंथ और डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, क्योंकि एल्युमिनियम कुछ कुछ बाहर निकल गया। इसके वजह से मीजोपोर क्रिएट हो जाता है। मीजोपोर मतलब पोर का साइज बढ़ जाता है। पोर का साइज बढ़ने के कारण डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है, और मेनली वैक्यूम गैस ऑयल जो है क्रैक होता है LC और SCO में। गैसोलीन और LPG का यील्ड घट जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अगर हमको अच्छे से रिएक्शन को प्रोसीड करना है तो डी एलिमिनेशन को रोकना पड़ेगा। और डी एलिमिनेशन को रोकेंगे कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट इसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात कर ले रहे हैं। FCC में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा FCC की केमिस्ट्री समझने के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हाइड्रोजन ट्रांसफ़र रिएक्शन बोलते हैं। FCC में एक क्रैकिंग रिएक्शन होता है, एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है, और जो तीसरा होता है हाइड्रोजन ट्रांसफ़र रिएक्शन होता है। मुझे यहाँ पे हेडिंग जो है वो डालना चाहिए था हाइड्रोजन ट्रांसफ़र का। तो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र जो रिएक्शन है वो क्या होता है, ये समझना जरूरी है, तभी हम इसके आगे कैटलिस्ट के प्रॉपर्टी को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ट्रांसफ़र में बेसिकली एक रिएक्टेंट ओलिफिन होना, ये मस्ट है। एक रिएक्टेंट को ओलिफिन होना है, दूसरा रिएक्टेंट भी ओलिफिन हो सकता है, तो मतलब दोनों ओलिफिन हो गए। दोनों ओलिफिन रिएक्ट करके हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एक ओलिफिन का हाइड्रोजन जो है दूसरे ओलिफिन से खींच करके उसमें एक ओलिफिन सैचुरेट हो सकता है, तो वो बन जाएगा पैराफिन, और जहाँ से खींचा वो बन जाएगा एरोमेटिक। ये एक हाइड्रोजन ट्रांसफ़र। दूसरा, या फिर ऐसा हो सकता है एक ओलिफिन का नेफ्थिन के साथ रिएक्शन हो। एक रिएक्टेंट को तो ओलिफिन होना ये मस्ट है। अगर नेफ्थिन से हुआ और नेफ्थिन से हाइड्रोजन खींच लिया तो ओलिफिन जो है वो पैराफिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेफ्थिन जो है एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ये ध्यान दीजिए। इम्प्लीकेशन ये है कि हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा तो इसका मतलब ओलिफिन की क्वांटिटी जो है ना वो घटेगी। और ओलिफिन का दो चीज़ समझ लीजिए, ओलिफिन्स का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, यानी हाइड्रोजन ट्रांसफ़र रिएक्शन की वजह से गैसोलीन या जो बनेगा FCC से उसका ऑक्टेन नंबर घटेगा। दैट शुड बी वेरी क्लियर। सेकेंड पॉइंट, आपको पता है कि ओलिफिन जो है गम फॉर्मेशन में प्रॉब्लम करता है गैसोलीन में। इसका मतलब गैसोलीन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये देखिए हाइड्रोजन ट्रांसफ़र जो है क्या क्या करता है, रिएक्शन यूजुअली इंक्रीजेज गैसोलीन यील्ड एंड स्टेबिलिटी। अब गैसोलीन यील्ड कैसे बढ़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा स्टेबिलिटी के बारे में ये बात है कि गैसोलीन की स्टेबिलिटी इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन ट्रांसफर प्रोड्यूस फ्यूअर ओलिफिन की संख्या घट गई। अब गैसोलीन यील्ड कैसे बढ़ेगा ये समझिए। गैसोलीन यील्ड जो है वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि ओलिफिन जो है रिएक्टिव स्पीसीज है इन गैसोलीन फॉर सेकेंडरी रिएक्शन, देयरफॉर हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन इनडायरेक्टली रिड्यूस ओवर क्रैकिंग ऑफ द गैसोलीन। अब यहाँ पे समझिए, देखिए ये ओलिफिन जो था वो हाइड्रोजन ट्रांसफर से एक एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया। अब एरोमेटिक जल्दी क्रैक तो होता नहीं है, तो इसका मतलब जो ओलिफिन क्रैक हो सकता था वो एरोमेटिक में बदल गया। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होने की वजह से जो फर्दर क्रैकिंग होता था, जो मान लीजिए गैसोलीन बना वो फर्दर क्रैक होकर LPG या ड्राई गैस में बना, तो वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो इसलिए गैसोलीन का यील्ड बढ़ जाता है। आप समझिए यहाँ पे ध्यान से, गैसोलीन यील्ड बढ़ेगा तो हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन से क्या क्या होगा, गैसोलीन यील्ड बढ़ेगा, उसका ऑक्टेन नंबर घट जाएगा और उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ये तीनों चीज़ ध्यान रखिए। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन के ऊपर क्यों आ गया था ये समझने के लिए, क्योंकि ध्यान देने के लिए बात है कि यहाँ पे कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी से इस रिएक्शन पे का डिपेंडेंसी समझिए। ये देखिए बाई मोलिकुलर रिएक्शन अकेले तो हो नहीं सकता है, या तो ओलिफिन या नेफ्थिन दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे या दो ओलिफिन ही रिएक्ट करे। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रिएक्शन को होने के लिए दोनों मोलिक्यूल को आसपास के एक्टिव साइट पे एडजॉर्ब होना पड़ेगा और तभी जाके ये रिएक्शन होगा, क्योंकि ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। इसका मतलब जहाँ एक्टिव साइट की डेंसिटी ज़्यादा होगी ना वहाँ हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि आसपास एक्टिव साइट है, दोनों मोलिक्यूल्स एडजॉर्ब हुए फिर आपस में रिएक्शन कर ले। तो हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन होने के लिए एसिडिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी एल्युमिनियम आयन बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि आसपास में ये रिएक्ट कर पाए। तो एल्युमिनियम आयन बहुत ज़्यादा होना चाहिए तभी ये रिएक्शन हो पाएगा, यानी एसिडिटी यानी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी तभी ये रिएक्शन हो पाएगा। बट एट द सेम टाइम
जो कोक फॉर्मेशन होता है एफसीसी में वो भी बाइमोलिकुलर रिएक्शन होता है, उसमें भी एरोमेटिक्स एक एरोमेटिक दूसरे एरोमेटिक से रिएक्ट करके पॉलीमराइज हो जाते हैं और फिर कंडेंसेशन होता है तो कोक फॉर्मेशन भी बढ़ता है। इसका मतलब हाइड्रोजन ट्रांसफर जब रिएक्शन होगा तो कोक भी ज़्यादा बनेगा। अब ये रिएक्शन समझ लेने के बाद अब हम लोग फर्दर यूनिट सेल साइज का इम्पैक्ट जो है वो अब अच्छे से समझ पाएंगे कि कैटलिस्ट का यूनिट सेल साइज कम और ज़्यादा होने से एफसीसी के रिएक्शन और प्रोडक्ट क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक एक चीज़ को फाइनलाइज करते हैं। एसिड साइड अगर यूनिट सेल साइज जो है कम है यानी Al3+ कम है, Al3+ कम है यानी एसिड साइड जो है एसिडिटी जो है वो कम हो गया, एसिडिटी कम हो गया यानी एक्टिविटी जो है वो कम हो गया। इसके अलावा स्टेबिलिटी जरूर बढ़ गया क्योंकि हमको पता है एल्युमिनियम अगर पास पास में है तो वो डीस्टेबलाइज कर देते हैं, डी एल्यूमिनेशन रिएक्शन होने में होता है और इसकी वजह से एल्युमिनियम बाहर निकल जाते हैं तो स्टेबिलिटी कम हो जाता है। और साथ में अगर आसपास नहीं हो तो एसिड साइड का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। एसिड साइड का स्ट्रेंथ बढ़ता है तो मतलब जो भी रिएक्शन होगा वो गैसोलीन फर्दर क्रैक होकर के एलपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिड साइड जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ज़्यादा फर्दर क्रैकिंग करेगा। बट एट द सेम टाइम यील्ड की बात आ जाती है, समझ लेंगे इसके बारे में बहुत डिटेल में। तो अब इसके अलावा एक और चीज़, अगर Al3+ बहुत कम है इसका मतलब क्या है कि एल्युमिनियम आयन जो है बहुत दूरी पे है तो हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन बहुत कम होगा, हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन बहुत कम होगा तो ओलिफिन्स ज़्यादा रहेंगे यानी गैसोलीन का ऑक्टेन बढ़ेगा। ठीक है, गैसोलीन का यील्ड घट जाएगा, क्यों? क्योंकि ओलिफिन ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे तो वो फर्दर क्रैक होंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था जस्ट पहले कि ओलिफिन फर्दर सेकेंडरी रिएक्शन में जाता है जबकि एरोमेटिक तो क्रैक हो नहीं पाता है। तो ओलिफिन ज़्यादा रहेंगे तो गैसोलीन का यील्ड भी घटेगा यानी एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होने पे गैसोलीन सबसे ज़्यादा बनेगा। ध्यान दीजिए, ऐसे जनरली लोग सोचेंगे कि जितना ज़्यादा एक्टिविटी उतना ज़्यादा क्रैकिंग, यानी अगर एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगा तो एलपीजी बहुत ज़्यादा बनेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने से हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा और इसीलिए गैसोलीन ज़्यादा बनेगा, एलपीजी कम हो जाएगा। इसीलिए आपको पता होगा IOCL का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इनमैक्स यूनिट जो पारादीप रिफाइनरी में, वहाँ एफसीसी का कैटलिस्ट, वहाँ एलपीजी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोपेलिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है ह्यूज अमाउंट में। तो वहाँ पे कैटलिस्ट का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है बल्कि मॉडरेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने से गैसोलीन सबसे ज़्यादा बनेगा क्योंकि एल्युमिनियम एंड बहुत नज़दीक हो जाएंगे, हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा और हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन बहुत ज़्यादा होने से आपका समझिए। इसीलिए यहाँ पे देखिए जब लो यूनिट सेल साइज है एल्युमिनियम 3+ कम है तो C3C4 प्रोडक्शन बढ़ गया यानी एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ गया। मुझे लगता है ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए कि यहाँ पे एक्टिविटी जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी तब तो फर्दर रिएक्शन है, तब भी एलपीजी नहीं बनेगा, यानी मॉडरेट एक्टिविटी चाहिए। और इसके अलावा और भी कैटलिस्ट टू ऑयल रेशियो का कंसेप्ट होता है, उसके बारे में क्या किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि अगर गैसोलीन का यील्ड बढ़ाना है यानी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रखना है तब क्या करें। अगर हम एल्युमिनियम फ्रेश एल्युमिनियम ज़्यादा भी रख दें, एसिडिटी बहुत ज़्यादा भी रखेंगे तो स्टेबिलिटी तो कम होकर अल्टीमेटली वो एल्युमिनियम तो बाहर ही निकल जाएगा, तो यूनिट साइज तो फर्दर लो हो जाएगा। तो क्या करें, ये है ताकि हमारा गैसोलीन का यील्ड ज़्यादा हो, अगर ये रिक्वायरमेंट है तो क्या करना चाहिए। तो ऐसे केसेस के लिए ये चीज़ समझिए। ऐसे केसेस के लिए ना जो एल्युमिनियम पे जो नेगेटिव चार्ज है जिसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन प्लस बैलेंस कर रहा है, उसकी जगह पे रेयर अर्थ एक्सचेंज जियोलाइट अर्थ है। वहाँ पे रेयर अर्थ जो एलिमेंट है, कंपोनेंट है, जैसे लैंथेनम सीरीज का होता है, लैंथेनम सीरियम, ये सब को रिप्लेस करते हैं सोडियम Na जियोलाइट में, Na को रिप्लेस कर देते हैं रेयर अर्थ से। अब रेयर अर्थ का क्या है कि रेयर अर्थ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी एक ही रेयर अर्थ एलिमेंट 3 एल्युमिनियम साइट को बैलेंस कर सकता है और इस तरह से ब्रिज बन जाता है। अब ब्रिज बनने से कारण क्या होता है, ये एल्युमिनियम एटम जो है आराम से हाई टेम्परेचर को भी सस्टेन कर लेते हैं, जल्दी निकलते नहीं है, इसलिए यूनिट सेल साइज बढ़ जाता है। जियोलाइट की एक्टिविटी भी बढ़ेगी और जियोलाइट का एक्टिविटी बढ़ेगा तो गैसोलीन का सेलेक्टिविटी भी बढ़ेगा यानी गैसोलीन यील्ड बढ़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन होने से गैसोलीन का ऑक्टेन लॉस होगा और थर्मल और हाइड्रोथर्मल स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी ही। तो यहाँ पे इसी को मैं
पिक्चराइज रूप में दिखा दूं कि ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन ये जो रेयर अर्थ है ना, 3 एल्युमिनियम को एटम को बांध के रख दिया, और इसलिए जब हाई टेम्परेचर पर डी एल्यूमिनेशन हो रहा है, यहाँ से येलो करके जो एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रेयर अर्थ से लिंक्ड है वो नहीं निकल पाता है, और इसीलिए हायर रेयर अर्थ इंक्रीजेज हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन, और इसलिए एल्सियो नेपथीन प्लस नैप्था ओलिफिन करके देखिए, नैपथीन ओलिफिन करके एल्सियो में एरोमेटिक बढ़ जाता है और नैप्था में पैराफिन बढ़ जाता है। यानी गैसोलीन में जो है पैराफिन बढ़ के ऑक्टेन नंबर घट जाएगा, और डीजल में एरोमेटिक बढ़ के उसका सीटेन नंबर घट जाएगा, ये इशू होगा, बट गैसोलीन का यील्ड बढ़ जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत समझ में आ गई होंगी। अब एक और चीज़ हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ जियोलाइट के बारे में। टाइप ऑफ जियोलाइट के बारे में बात करने के समय ये चीज़ समझिए कि जो हम बात कर रहे थे कि वाई जियोलाइट, NaY जियोलाइट, HY जियोलाइट, ये सब क्या है, वाई जियोलाइट क्या है, एक्स जियोलाइट क्या है। तो देखिए बेसिकली ये सभी यूनिट सेल साइज पर डिपेंड करता है। एक्स जियोलाइट ऐसे जियोलाइट को बोलते हैं जिसमें सिलिका एल्यूमिना रेशियो जो है वो कम होता है, वाई जियोलाइट में ज़्यादा होता है। यानी सिलिका एल्यूमिना रेशियो कम है, इसका मतलब उसमें एल्यूमिनियम आयन ज़्यादा है, इसलिए थर्मल और हाइड्रोथर्मल स्टेबिलिटी कम है इसका। इसीलिए आजकल तो मैक्सिमम वाई जियोलाइट ही यूज करते हैं FCC में। अब ये वाई जियोलाइट में भी अगर बहुत ज़्यादा सिलिका एल्यूमिनियम रेशियो है, यानी एल्यूमिनियम आयन बहुत कम है, तो इसको अल्ट्रा स्टेबल वाई जियोलाइट भी बोलते हैं। यूनिट सेल साइज ऑब्वियसली कम हो जाएगा, और एल्यूमिनियम आयन कम है तो सोडियम लेवल भी कम हो जाएगा। ऑब्वियसली हाइड्रोथर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एल्युमिनियम कम है तो डी एल्यूमिनेशन कम होगा, और गैसोलीन का ऑक्टेन भी बढ़ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन कम होगा। नेक्स्ट फर्दर पढ़ते हैं। तो इसलिए आप हाँ, इसके अलावा तीसरा जो है वो रेयर अर्थ एक्सचेंज जियोलाइट है, जिसके बारे में अभी बात ही की है कि वहाँ पे सोडियम प्लस को रेयर अर्थ से एक्सचेंज कर दिया जाता है, और रेयर अर्थ एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, यूनिट सेल साइज बढ़ जाएगा क्योंकि एल्युमिनियम आयन ज़्यादा होंगे, और स्टेबिलिटी भी रिलेटिवली बढ़ जाएगा क्योंकि ब्रिज बन जाता है। तो इसलिए अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर देखिए यूनिट सेल साइज जो ध्यान दीजिएगा, ये रेयर अर्थ एक्सचेंज है उसका यूनिट सेल साइज जो है 24.39 एंगस्ट्रम है, जबकि नॉर्मल US अल्ट्रा स्टेबल जियोलाइट है उसका 24.25 जियोलाइट है। ठीक है। अब एक और टाइप का जियोलाइट है जिसको JSM-5 बोलते हैं। ये मेनली जो है कैटलिस्ट का एडिटिव होता है FCC कैटलिस्ट का, और जनरली जैसे हम लोग का क्या होता है कि जब LPG का प्रोडक्शन बढ़ाना होता है तो हम लोग कैटलिस्ट में JSM-5 का डोजिंग कर देते हैं, यानी एडिशन कर देते हैं। इसके अलावा अगर LCN यानी गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर कम हो रहा है तब भी हम लोग एडिशन करते हैं। तो ये JSM-5 कैसे काम करता है इसको समझ लेते हैं। ये भी जियोलाइट ही है, बट इसका जियोलाइट थोड़ा अलग टाइप का पोर स्ट्रक्चर है देन वाई जियोलाइट, इसलिए इसको सेप सेलेक्टिव जियोलाइट भी बोलते हैं। इसका पोर साइज भी बहुत छोटा है और इसलिए इसकी सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है। जनरली इसका पोर साइज 5 से 6 एंगस्ट्रम के बीच में रहता है, जबकि नॉर्मल वाई जियोलाइट का 8 से 9 एंगस्ट्रम के बीच में रहता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, सेप सेलेक्टिविटी जो इसका रहने की वजह से ये लॉन्ग चेन लो ऑक्टेन नॉर्मल पैराफिन को और एज वेल एज कुछ ओलिफिन का मैंने गैसोलीन फ्रैक्शन में के उसको क्रैक करता है प्रिफरेंशियली। मतलब इसका पोर साइज इतना छोटा है कि इसमें LCO SCO ये सब तो घुसेगा ही नहीं, गैसोलीन का ही पार्ट घुसेगा, उसमें भी C7 से C10 वाला ये सब पार्ट घुसेगा, और उसको क्रैक करके ये C3 C4 C5 में बना देता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ओह यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या करता है, लो ऑक्टेन कंपोनेंट इन गैसोलीन बॉइलिंग रेंज C3 C10 को क्रैक करके C3 C4 C5 में बनाता है, C7 C10 को क्रैक करके C3 C4 C5 में बनाता है। ठीक है। इसके अलावा लो ऑक्टेन लीनियर ओलिफिन को हाई ऑक्टेन ब्रांच ओलिफिन में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये LCN का ही कुछ पार्ट को क्रैक करके LPG या फिर लाइट ओलिफिन में कन्वर्ट कर रहा है, C5 जो कि LCN का ही एक पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये JSM-5 डोजिंग करेंगे तो C7 से C10 वाला क्रैक होके C3 C4 बनेगा और C5 भी बनेगा, जिसमें ओलिफिन्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, दो चीज़ होगा, LPG का यील्ड बढ़ जाएगा और साथ में साथ पेट्रोल का जो है वो ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा, क्योंकि जनरली ये नॉर्मल पैराफिन को क्रैक करके ओलिफिन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है फॉर 1 नंबर इंक्रीज इन द रॉन ऑफ FCC गैसोलीन देयर इज ए 1 वॉल्यूम टू 1.5 वॉल्यूम % डिक्रीज इन गैसोलीन यील्ड, और उतना ही LPG प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। समझ गए? ठीक है।
अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे देखिए कि जो वाई जियोलाइट था वो केज लाइक स्ट्रक्चर था, जबकि जेडएसएम-5 का स्ट्रक्चर देखिए ये चैनल टाइप का स्ट्रक्चर है। एनीवे अब जियोलाइट के बारे में एनफ डिस्कशन हो गया, बहुत डिस्कशन हो गया। अब मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली इनर्ट हो सकता है या फिर एक्टिव भी हो सकता है। हो सकता है कि कैटलिस्ट का एक्टिविटी जियोलाइट के अलावा मैट्रिक्स भी प्रोवाइड कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि मैट्रिक्स बस इनर्ट है, जियोलाइट ही मेन कैटलिस्ट एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। अब मैट्रिक्स एक्टिव होता है मोस्ट ऑफ द टाइम में, और मैट्रिक्स का काम क्या करता है, ये अपग्रेड करता है बॉटम से एलसीओ में, क्योंकि जियोलाइट का पोर साइज बहुत छोटा होता है ना, तो इसलिए उसमें बहुत हेवी मॉलिक्यूल तो घुस ही नहीं सकते। तो पहले क्या करता है मैट्रिक्स उसको क्रैक करके छोटे छोटे नहीं, मतलब ऐसे इतने बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो जियोलाइट में घुस पाए। मतलब समझिए कि वीआर या वैक्यूम रेसिड्यू या वीजीओ को ये कन्वर्ट करके डीजल लेवल तक ले जाता है, और फिर ये घुस करके जियोलाइट में फर्दर गैसोलीन या पेट्रोल और एलपीजी में क्रैक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। अगर ये नहीं रहेगा तो क्रैक ही नहीं होगा, तो फिर फर्दर जियोलाइट कैसे काम करेगा। तो इसलिए ये एक्टिव भी हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव भी रहता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, नॉट सुटेबल फॉर क्रैकिंग फॉर लार्ज हाइड्रोकार्बन। तो इसके अलावा इसी चीज़ को लिखा है, एन इफेक्टिव मैट्रिक्स मस्ट हैव ए पोरस स्ट्रक्चर टू अलाउ डिफ्यूजन फॉर हाइड्रोकार्बन इनटू एंड आउट ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ये सेलेक्टिविटी इसमें नहीं है, क्योंकि इसका पोर साइज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तभी तो इसमें बड़े मॉलिक्यूल मिलते हैं, घुसते हैं। इसके अलावा एक और ये फंक्शन करता है, ये मेटल पैसिवेशन का भी एक फंक्शन प्रोवाइड कर सकता है। अब इतना बड़ा वीडियो पहले ही से बन रहा है, तो और ज़्यादा तो मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगा कि कैटलिस्ट जो है ना डीएक्टिवेशन कैसे कैसे होता है। अब उसका जो डीएक्टिवेशन का अलग अलग मैकेनिज्म है, कोक बन जाता है जो कि वापस रीजनरेटर में तो रीजनरेट हो जाता है, कोक को बर्निंग हो जाता है। एक जो डीएक्टिवेशन का तरीका है उसमें मेटल पॉइजनिंग है, कि उसके एक्टिव साइड पर जाकर मेटल जो एडजॉर्ब हो जाते हैं और वो परमानेंटली एडजॉर्ब हो जाते हैं। इस तरह से कैटलिस्ट जो है डीएक्टिवेट हो जाता है जियोलाइट। तो इसमें क्या करता है, मैट्रिक्स में ना ऐसे ट्रैपिंग दिए रहते हैं कि जो भी मेटल्स है वो जाके मैट्रिक्स में ही एडजॉर्ब हो जाए, और इस तरह से जियोलाइट बच जाता है। तो मैट्रिक्स का फंक्शन आपको क्लियर हो गया। अब ये दोनों चीज़ समझने के बाद अगर इस टेबल को समझने की कोशिश किया जाए तो मुझे लगता है बहुत कुछ आप समझ पाएंगे कि जियोलाइट और मैट्रिक्स का रेशियो किस तरह से फॉर्मुलेशन करने से क्या क्या फ़र्क पड़ेगा प्रोडक्ट यील्ड पे। इसके अलावा यूनिट सेल साइज चेंज करने से क्या क्या फ़र्क पड़ेगा प्रोडक्ट यील्ड में। इस तरह से कैटलिस्ट का मैन्युफैक्चरिंग चेंज होता है। तो अगर आप ध्यान दो इस डायग्राम में, तो यहाँ पे देखिए Z/M एक्टिविटी रेशियो यानी जियोलाइट और मैट्रिक्स का एक्टिविटी रेशियो है। अगर मैट्रिक्स का एक्टिविटी रेशियो बढ़ेगा यानी Z/M रेशियो घटेगा। तो मैट्रिक्स का एक्टिविटी रेशियो बढ़ेगा तो बॉटम क्रैकिंग तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत बढ़िया काम करेगा। और यहाँ पे जियोलाइट बहुत कम हो गया, यानी जियोलाइट का एक्टिविटी बहुत कम हो गया, तो जियोलाइट का एक्टिविटी बहुत कम हो गया यानी उसमें एल्युमिनियम 3+ आयन कम है, यानी इसमें एक्टिव साइट्स कम है, यानी हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन कम होगा। और हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन कम होगा नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन कम होगा तो हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन कम होने से तो C3C4 का ये हो, अच्छा हाँ ठीक है समझ गया। एक्चुअली हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन कम होगा अगर, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा ये भी समझते हैं। तो ये देखिए हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन कम होने से तो ऑब्वियसली गैसोलीन यील्ड जो है वो गैसोलीन यील्ड बढ़ेगा घटेगा देखिए इसमें कन्फ्यूजन। देखिए हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन अगर ज़्यादा होगा तो गैसोलीन यील्ड बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज गैस ओलिफिन क्रैक हो जाते हैं C3C4 में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ पे एक तो स्मॉल यूनिट सेल साइज है, यानी मैट्रिक्स की एक्टिविटी भी ज़्यादा है बट यूनिट सेल साइज कम है, यानी जियोलाइट जो है बहुत ही कम एक्टिव है, और जियोलाइट बहुत कम एक्टिव है यानी हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन कम होगा। तो बॉटम क्रैकिंग बढ़िया, हाईएस्ट C3C4 और ऑक्टेन नंबर भी बढ़िया। समझ में आ जा रहा है। अब यहाँ पे नीचे आने पे यहाँ पे ये कंफ्यूज इसलिए मत कर दिया क्योंकि मैं सोच रहा था मैट्रिक्स एक्टिविटी ज़्यादा होने पे C3C4 कम क्यों हो गया, क्योंकि लार्जर यूनिट सेल साइज है। तो समझ में अब मुझे लगता है कि आप इस पूरे डायग्राम को देखेंगे तो अब पूरे कंसेप्ट समझने के बाद समझ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा दो पार्ट और होता है, फिलर और बाइंडर का। फिलर जो है बेसिकली क्ले होता है कैलोरीन टाइप का, और ये तो एक्चुअली हीट सिंक की तरह काम करता है।
ये जनरली कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डाइल्यूट करने के लिए भी यूज होता है। और ये सभी को ग्लू की तरह काम करे, मैंने जोड़ के रखे, उसको बाइंडर बोलते हैं, जियोलाइट मैट्रिक्स और फिलर को। तो ये चीज़ हो गया। अब इसी चीज़ को मैं समराइज कर दूं तो आप देखो, जियोलाइट जो है वो मेन स्ट्रक्चर है, उसके बाद मैट्रिक्स है, बाइंडर भी अराउंड 20 से 30% होता है, फिलर्स 20 से 40% होता है। इसके अलावा ये सभी कैटलिस्ट के मेन पार्ट के अलावा हाँ हम लोग को एडिटिव्स भी यूज करते हैं। जैसे ZSM5 के बारे में मैं पहले ही बात कर दिया। तो अलग अलग टाइप के एडिटिव्स अगर आप देखो तो ZSM5 किस लिए यूज होता है, हमने बोला LPG प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, गैसोलीन ऑक्टेन बढ़ाने के लिए। इसके अलावा CO प्रोमोटर भी यूज करते हैं, जहाँ पे बर्निंग का इशू होता है, वो क्या करता है CO को CO2 में कन्वर्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा BCA RU अपग्रेडेशन, मैंने बॉटम प्रोडक्ट को अपग्रेड करने के लिए अलग टाइप के एडिटिव्स भी मिला देते हैं। सॉक्स एडिटिव्स जो सॉक्स जनरेशन को कम कर देता है। निकेल या वैनेडियम पैसिवेटर, अगर बहुत ज़्यादा फीड में निकेल और वैनेडियम है तो उसको पैसिवेट करने के लिए एक अलग से एडिटिव मिला देते हैं। या फिर गैसोलीन सल्फर रिमूवल एक्टिविटी, मैंने जो गैसोलीन में सल्फर कम करने के लिए जो एक अलग टाइप का एडिटिव मिला देते हैं। तो सभी जगह सब एडिटिव नहीं मिलाते हैं, रिक्वायरमेंट के अनुसार मिलाते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। FCC कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लंबा टॉपिक है। मैं शॉर्ट में बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की इस वीडियो में। इसके अलावा डीएक्टिवेशन उसका एक अलग पार्ट बन जाता है, रिएक्शन के साथ और मैकेनिज्म बहुत सारा पार्ट बन जाता है, कैटलिस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है। तो वो सब इस वीडियो में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे कि उसको रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।